गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपका एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा था और उससे पहले हमने आपकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, जिनमें हमने आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी जो कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। तो आज हम आपकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज द reactivity with hydrogen। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेक्चर पढ़ा होगा तो आपने वहां देखा होगा, मैंने वहां भी आपको बताया था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाता है, देन फॉस्फोरस क्या बनाता है PH3, देन आर्सेनिक ASH3 SbH3 and BiH बिस्मिथ H3। ठीक है, ये आपका इनको हम बोलते हैं आपके हाइड्राइड्स। ठीक है, जब भी आपके एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ग्रुप 15 है वो उसके सारे ही मेंबर्स क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्राइड। ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15 form hydrides, that is EH3। E आपका क्या है, कोई भी एलिमेंट ग्रुप 15 में से कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ में से कोई भी आप यहाँ पे E की जगह क्या लिख सकते हो, एलिमेंट रख सकते हो। और H3 आपका क्या है, हाइड्रोजन। तो हम लिख सकते हैं वेयर E is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। तो ये जो बात हुई आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की, सारे ही एलिमेंट आपके हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपकी शेप की, तो हमें पता है इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP3। तो अगर हम सबसे पहले वाले हाइड्राइड की बात करें जो कि आपका क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 and 2p3। ये आपका 2s, यहाँ 1s आएगा। ठीक है, 2s 2 and this is your 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, यहाँ पे तीनों में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो तीन आपके हाइड्रोजन है ये इनके साथ पेयर अप होके आपका क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसलिए आपके p ऑर्बिटल में इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये चारों ऑर्बिटल, एक s और 3 p, चारों मिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे दैट इज sp3। तो आपको कितने sp3 मिलेंगे, जितने आपके मिक्स हो रहे हैं। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो जितने हाइब्रिडाइजेशन के टाइम आप जितने ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हो उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो कितने ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स किया, 1 2 3 4, तो आपके क्या बनेंगे, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4। ये sp3, this sp3, this sp3 and sp3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने, कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, आपका अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करो जिसकी एनर्जी लो है। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं, तो इन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो अबव प्रिंसिपल यहाँ नहीं लग सकता। तो हम सेकेंड प्रिंसिपल पे चलते हैं दैट इज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो वो क्या कहता है कि पहले आप जितने भी ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी है उनको क्या करो, सेम फिल करो, यानी कि हाफ फिल्ड करो।
उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो अगेन आप पीछे जाओ फर्स्ट ऑर्बिटल में और वहां से इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 फिलिंग स्टार्ट करो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमने फिल कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका आएगा 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करें, आपका मान लो यहाँ पे क्या है, आपका E ले लिया है मैंने, EH3 बना देते। E मीन्स कोई भी एलिमेंट, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कोई भी एलिमेंट हो इस ग्रुप का, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है, sp3 एक, ये आपका sp3 है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एक लॉब बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है, तो ये छोटी लॉब, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपका, थर्ड आपका और 4th ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये सेकेंड में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक sp3 हो गया, ये दूसरा sp3 हो गया, ये तीसरा sp3 हो गया, एंड दिस इज योर 4th sp3, ठीक है। इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। आपको पता है हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना s ऑर्बिटल दैट इज 1s में उसका क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगी, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और ओवरलैपिंग होके आपके ये क्या है, s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के और ये sp3। तो यहां से ऐसे ओवरलैपिंग होके आपका क्या बनता है, आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन E and H because of overlapping of sp3 and s ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपका जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें हम शेप की, तो शेप आपकी क्या होगी, ये आपका क्या है, यहां करते हैं, ये आपका क्या है बेटा, मान लो ये लोन पेयर है, ठीक है, ये आपका क्या है, लोन पेयर है। अब आपको पता है कि आपकी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स आपका ये E है, एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरीके से आपकी शेप बनेगी। तो अगर हम शेप देखें, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3 है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। बट यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इन सारे में क्या है, एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसकी जो शेप है बेटा वो क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपकी शेप किस तरीके से है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 है, शेप आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल है, बट ज्योमेट्री, एक नई टर्म यहाँ पे डिफाइन होती है, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल है, बट हमने आपका पढ़ा है कि sp3 में क्या होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और शेप भी टेट्राहेड्रल होती है। बट यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से शेप जो है टेट्राहेड्रल ना होके क्या बन गई है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब बेटा आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी होगी, वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, VSEPR थ्योरी क्या कहती है, वेस्पर थ्योरी आपकी 2 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन की गई थी, वन मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर्स, और दूसरी आपकी क्या है, मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो CH4, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके जितने भी ये हाइड्राइड्स हैं ये सारे ही क्या है, मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर, इन सबके पास क्या है, एक एक लोन पेयर है। तो वो मॉलिक्यूल्स
जिनके पास लोन पेयर नहीं है, अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स ले, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वहां आपकी शेप क्या होगी? शेप होगी टेट्राहेड्रल, अगर लोन पेयर नहीं है तो। ठीक है, शेप होगी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आपका होगा 109.5 डिग्री। ठीक है, बट अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर, वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि आपके लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। ये आप पढ़ चुके होंगे कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे, उसके बाद रिपल्शन बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो आपका क्या हो गया है, देखो जब आपके मॉलिक्यूल्स, वेस्पर थ्योरी ने दो टाइप की क्लासिफिकेशन की मॉलिक्यूल्स की, पहले वो जिनमें आपका लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, और वो दूसरे मॉलिक्यूल्स वो जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को लेके चले और लोन पेयर नहीं है इन मॉलिक्यूल्स में, तो उनकी शेप होगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। बट अगर हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करें जिनके पास लोन पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अब भी sp3 ही रहेगी, क्योंकि हम sp3 का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन अब भी sp3 होगी, बट शेप जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, शेप जो है वो क्या हो जाती है? ट्राइगोनल, पिरामिडल, और जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? लेस देन 109.5। ठीक है, आपका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना है? 109.5। बट क्या हो गया है? लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से शेप भी चेंज हो गई है, साथ ही साथ बॉन्ड एंगल भी लेस हो गया है, 109.5 से कम हो गया है। तो इन सबके बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं? 109.5 से कम होते हैं। ठीक है बेटा, कम क्यों होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था लोन पेयर की वजह से। ठीक है, अब आपको वेस्पर थ्योरी ने बताया था कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, देन उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ये इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ रिपेल करेंगे। ठीक है, जैसे ये लोन पेयर है, मान लो मेरा हेड लोन पेयर है, देन ये बॉन्ड पेयर है, तो ये हेड क्या करेगा? रिपेल करेगा, इसको इस साइड रिपेल करेगा, इसको इस साइड रिपेल करेगा। रिपेल होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर क्या आ जाएंगे? नीचे की तरफ आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारे काम की चीज ये है आपकी क्या, कि आपके जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, बट शेप टेट्राहेड्रल ना होके ट्राइगोनल पिरामिडल बन गई है, और बॉन्ड एंगल जो टेट्राहेड्रल का होना चाहिए वो कितना होता है? 109.5, उससे भी कम हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इन ऑन ईच एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें बॉन्ड एंगल्स की, कि इनके बॉन्ड एंगल्स कितने कितने हैं और क्यों डिफरेंट है, तो वो देखो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा? ऑल हाइड्राइड्स हैव फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड शेप क्या थी? ट्राइगोनल, पिरामिडल, एंड थर्ड ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपने पढ़ी। अब अगर हम बात करें आपकी, ये तो आपकी हो गई हाइड्राइड्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना कितना होगा और कैसे वेरिएशन होगी इन हाइड्राइड्स में, तो नाइट्रोजन हाइड्राइड की आपकी होते हैं बॉन्ड एंगल 107.28 डिग्री, pH3 का आपका होता है 98.1 डिग्री, ASH3 का होता है आपका 92 डिग्री, 91.6 डिग्री, एंड दिस इज
90 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो ग्रुप 15 में, तो आपका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो है, या हम कहे बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, आपको इतना तो पता है कि टेट्राहेड्रल sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके लिए शेप होती है टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर टेट्राहेड्रल शेप नहीं है। लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर जो आपका ऊपर प्रेजेंट है, आपके इन एलिमेंट्स के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ये नीचे के जो बॉन्ड पेयर है इनको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के वजह से जो ओरिजिनल आपकी sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल शेप स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो उससे भी कम आता है। ठीक है, बात करें कम क्यों आ रहा है, ठीक है, वो क्यों आ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब अगर इन हाइड्राइड्स की बात करें कि इनमें इतना वेरिएशन क्यों है, इनमें बॉन्ड एंगल का वेरिएशन क्यों है, या फिर मैं कहूं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो बेटा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो आपको पता है ये आपका नाइट्रोजन है, दिस इज योर नाइट्रोजन, ये आपका लोन पेयर और ये आपके क्या है, बॉन्ड पेयर। ठीक है बेटा, तो ये नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा साइज होता है। छोटा साइज होने के कारण आपका क्या होगा, लोन पेयर तो रिपेल कर ही रहा है इन बॉन्ड पेयर्स को, इसके वजह से ये जो साइड में जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़े से नीचे आ गए हैं। बट यहां पे देखो ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनमें क्या होगी, दिस इज बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर, छोटा साइज होने के कारण और जो ऊपर लोन पेयर है उसके रिपल्शन के कारण ये जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे क्या है और आपके बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर में भी आपकी रिपल्शन होती है, तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने के कारण फिर से ये दोबारा से थोड़े से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला लोन पेयर इनको नीचे रिपेल कर रहा है, नीचे वाले बॉन्ड पेयर इसको ऊपर रिपेल कर रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा आपका बॉन्ड एंगल 109 से इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। कितना है, 107.28 डिग्री। किस वजह से, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी आपकी क्या कहती है कि बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है। तो ये जैसे ही बॉन्ड नीचे आएंगे इसकी रिपल्शन के कारण ये जो आपका रिपल्शन शो कर रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से जो रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर नीचे आ रहे हैं, दोबारा से बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने के कारण वो फिर से थोड़े ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ड्यू टू स्मॉल साइज। नेक्स्ट अगर बात करें जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो आपका क्या हो रहा है, अगर हम बिस्मथ का केस ले तो बिस्मथ आपका क्या है, लार्ज साइज है। ठीक है, ये आपका बिस्मथ है, इसके ऊपर यहां लोन पेयर है, ये आपके दूर दूर बॉन्ड पेयर है। तो लार्ज साइज होने के कारण आपका क्या हो गया है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में तो रिपल्शन होगी, बट आपका क्या है, हाइड्रोजन और ये जो बॉन्ड पेयर है इनमें इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं होगी। यानी कि जो लोन पेयर की वजह से जो ये रिपल्शन जो हुई है इससे ये क्या चले जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे, बट साइज बड़ा होने के कारण इनमें इतना ज्यादा, मतलब इनमें क्या होगा, स्पेस होगी, इन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ये इतने ज्यादा पास नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या था, साइज छोटा होने के कारण जैसे ही ऊपर से रिपल्शन होगी ये नीचे वाले दो बॉन्ड पेयर पास आ जाते हैं, इस साइड से भी ये पास आ जाते हैं, तो ये यहाँ से बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने के कारण दोबारा से ये थोड़े से ऊपर चले जाते हैं। बट यहाँ अगर बात करें तो ऊपर से जो लोन पेयर रिपल्शन कर रहा है ये क्या करेंगे, यहाँ से जाके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये भी यहाँ से रिपेल होके
इससे रिपेल होके नीचे की तरफ आ जाएगा, बट फिर भी इनमें एक कंसिडरेबल गैप है, इतना ज्यादा इनमें रिपल्शन नहीं होगा। ये जो बॉन्ड पेयर है इनमें इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा जितना नाइट्रोजन में हो रहा था। नाइट्रोजन में क्यों हो रहा था? ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। बट यहाँ पे आपका साइज लार्ज होने के कारण क्या हो रहा है? इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं हो रहा है। तो आपका एंगल जो है, पहले क्या था, रिपल्शन की वजह से कम हो रहा था नाइट्रोजन में, रिपल्शन की वजह से लोन पेयर जो ऊपर था वो जब रिपेल कर रहा था तो एंगल कम हो रहा था, बट दोबारा से नीचे के बॉन्ड पेयर जो थे वो उसको रिपेल करके ऊपर दे रहे थे, तो दोबारा से 107 आ रहा था। बट यहाँ केस में क्या है, लोन पेयर जो है आपके ऊपर के जो लोन पेयर जैसे ही रिपल्शन शो करेंगे ये नीचे आ जाएंगे, बट नीचे वाले इनको इतना ज्यादा रिपल्शन शो नहीं करेंगे, इस वजह से ये एंगल जो है आपका इंक्रीज नहीं हुआ है। कितना रह गया है आपका? 90 डिग्री रह गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आपका क्या हो गया है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो आपका होना कितना चाहिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, आपकी अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल शेप बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए 0.5, ठीक है। आप 109 लेके चलो, बट उससे कम क्यों है? क्योंकि इस लोन पेयर ने क्या किया, इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल किया है। नीचे भी बॉन्ड पेयर तो स्मॉल साइज होने के कारण ये जो बॉन्ड पेयर है ये बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, तो दोबारा से रिपेल होके ऊपर चले जाएंगे, तो इतना ज्यादा आपका चेंज नहीं होगा बॉन्ड एंगल में। बट अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज आपका, एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज होता जाता है। साइज इंक्रीज होने से आपका क्या हुआ है बेटा, साइज इंक्रीज होने से क्या हो गया, बॉन्ड जो पेयर्स थे, जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड पेयर्स बन रहे थे उनमें कंसीडरेबल गैप है। तो लोन पेयर जो ऊपर है हेड के ऊपर, वो अगर रिपल्शन भी शो करता है इन दोनों की तरफ तो ये दोनों ऐसे नीचे आ जाते हैं, बट फिर भी जो नीचे का बॉन्ड पेयर है उसके बीच में और ये जो साइड वाले जो दो बॉन्ड पेयर उनके बीच में कंसीडरेबल गैप होता है। इस वजह से इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं होती जितनी आपकी नाइट्रोजन के केस में होती है, इसलिए आपका बॉन्ड एंगल कम ही रह जाता है। अगर रिपल्शन होती तो और थोड़ा इंक्रीज हो जाता, 90 से थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, बट रिपल्शन नहीं हो रही है, इस वजह से आपका बॉन्ड एंगल कम ही है, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी बॉन्ड एंगल्स की। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड जो आपके फॉर्म हुए हैं ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आपकी क्या सीक्वेंस शो करते हैं, तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, यहां लिख देती हूं, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेल्टिंग पॉइंट टोटली डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर, पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर एंड वैन डर वाल फोर्स के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट आपका टोटली डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, या हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं बल्कीनेस के ऊपर, ठीक है, एंड वैन डर वाल फोर्स के ऊपर। अब अगर बेटा यहाँ पे हम बात करें आपका मेल्टिंग पॉइंट का, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो इस टाइप से आपका ग्राफ बनता है। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे किसका होता है, नाइट्रोजन हैलाइड का। उसके बाद आपका यहाँ आता है PH3 का, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है आपका ASH3 का, देन उससे ज्यादा आपका होता है SbH3 का, देन उससे ज्यादा आपका होता है BiH3 का, ठीक है बेटा। तो ये आपके मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन हाइड्राइड का। नाइट्रोजन हाइड्राइड का क्यों ज्यादा है, एक तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखे तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हाइड्राइड का है, ग्राफ से देखें, उससे कम किसका आ रहा है, BiH3 का, देन SbH3 का, देन आपका आ रहा है ASH3 का, और देन आपका आ रहा है PH3
BH3 का। तो अगर हम सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन हाइड्राइड की, तो आपको पता है नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो साइज कम होने के कारण, या हम कह सकते हैं साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो हाइड्रोजन जो है उसके अराउंड जो हाइड्रोजन है उनको टाइटली ग्रैब करेगा, बहुत टाइट से होल्ड करेगा, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। या फिर हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो NH3 है दूसरे NH3 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो उसको आपका क्या है, एक NH3 दूसरे NH3 के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, टाइटली पैक हो रहे हैं, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें BH3 की, तो आपको पता है BH3 का क्या होता है, साइज लार्ज होता है। साइज लार्ज होने के वजह से क्या हो गया, वो ज्यादा वंडरवाल फोर्स लगा के अपने अराउंड मॉलिक्यूल्स को, अपने अराउंड अदर एटम्स को अटैच करेगा, तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे या बल्कीनेस पे, यानी कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा क्या होगा, सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसका बल्कीनेस होगा। मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होगा, ज्यादा एटम्स उस पे आके अटैच होंगे, ज्यादा बल्कि आपका कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ की बात करें, तो इस टाइप से आपका बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका हो यहाँ आपका यहाँ पे आएगा आपका NH3 का बॉइलिंग पॉइंट, देन आपका यहाँ पे आएगा PH3 का, देन आपका यहाँ पे आएगा ASH3 का, देन आपका यहाँ पे आएगा SBH3 का, और यहाँ पे आएगा आपका BiH3 का। यानी कि हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि आपका क्या है, BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस लिखें तो आपका सबसे ज्यादा किसका है, BiH3 का, देन आपका SBH3 का, देन इज योर NH3, देन इज योर ASH3 एंड लास्ट आपका PH3। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है, क्योंकि बिस्मिथ, यहाँ पे बिस्मिथ है, बिस्मिथ, और अगर हम इसकी बात करें ये आपका क्या, एंटीमनी, इन दोनों का साइज जो है इनका क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, बल्कीनेस ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। और आपको पता है डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो आपका क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से बल्कीनेस ज्यादा होगा, बल्कीनेस ज्यादा होने से क्या होगा, ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा वो, और इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद आता है आपका आना क्या चाहिए, इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, देन आपका आर्सेनिक आना चाहिए, देन आपका आर्सेनिक हाइड्राइड आना चाहिए। बट यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, नाइट्रोजन हाइड्राइड आ रहा है, क्योंकि आर्सेनिक हाइड्राइड का साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, उससे डोमिनेटिंग कैरेक्टर यहाँ पे होता है NH3 का, जिसमें आपकी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से आपका NH3 जो है टाइटली पैक होंगे और उसको
ब्रेक करने के लिए, उनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका साइज इतना कंपैरेटिव बड़ा नहीं होता, उससे डोमिनेटिंग नेचर यहाँ आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जिस वजह से आपकी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आर्सेनिक हाइड्राइड, और लास्ट में आपका pH 3 का होता है, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो आपके जो हाइड्राइड्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे एंड वैन डर वाल्स फोर्स पे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करें आपके बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे एंड बल्कीनेस पे, या फिर हम कह सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्स पे। तो अगर हम यहाँ ग्राफ से देखें तो ग्राफ में सबसे ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट अमीन का NH3 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, BiH3 का, देन SbH3 का, उसके बाद AsH3 का और लास्ट में pH3 का। इसका NH3 का सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर आपका क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एक NH3 दूसरे NH3 के साथ, तीसरे NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा, टाइटली, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जिस वजह से ये टाइट पैक होंगे। या फिर दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को टाइटली ग्रैब करके रखता है, टाइटली ग्रैब करके रखता है, ठीक है। इस वजह से आपका क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें BH3 की, उसके बाद BH3 का है, तो BH3 का लार्ज साइज होने की वजह से वो ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स लगाएगा, जिस वजह से इसके बाद नंबर आता है इसका, देन आपकी सीरीज सेम चलेगी। उसके बाद अगर बात करें आपके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट अगर देखी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा BiH3 का होगा, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है, सबसे ज्यादा बड़ा एटॉमिक रेडियस होता है, जिस वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा। तो इन दोनों का रीजन क्या है, ये सबसे पहले इन दोनों का आपका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, ड्यू टू लार्जर मॉलिक्यूलर मास। देन आपका NH3 आ रहा है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। देन आपका AH3 और लास्ट में आपका pH3। तो नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें आपकी, तो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक नेचर। तो देखो, तो बेटा अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें थर्मल स्टेबिलिटी, तो मैंने तीनों ही प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग पावर और नेक्स्ट आपकी बेसिक नेचर एक साथ लिख दी है, क्योंकि आपको मेन टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी जल्दी जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो, तो थर्मल स्टेबिलिटी आपकी क्या होती है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका कंपाउंड स्टेबल होगा या टूट जाएगा। अगर स्टेबल रहेगा दैट मीन्स इट इज थर्मल स्टेबल, उसमें थर्मल स्टेबिलिटी है, टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से वो अब भी अपने स्टेबल फॉर्म में है, नहीं टूट पा रहा है इजीली, इसीलिए वो क्या होगा, थर्मल स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके हाइड्राइड्स की, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ऑन गोइंग डाउन द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, आपकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों, अगर हम पहले की बात करें, आपका नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, जिसके वजह से नाइट्रोजन स्मॉल साइज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो टाइटली उसके कांटेक्ट में जो हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं उनको टाइटली ग्रैब करेगा, एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ, जो कि आपके अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। यानी कि नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज छोटा है, तो वो टाइटली आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपका क्या होता है, आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी
डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपकी डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आपका डिक्रीज होता है, जिसके वजह से जो आपका बिस्मिथ है या फिर नीचे वाले जो आपके कंपाउंड्स है वो क्या कर रहे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइज उनका खुद का ही बड़ा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं इस पे। ठीक है, ये पहला सेल है नाइट्रोजन का, अगर ले पहले नाइट्रोजन देख लेते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये नाइट्रोजन का फर्स्ट सेल, ये नाइट्रोजन का सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो आपका आने वाला हाइड्रोजन है, क्योंकि साइज छोटा है इस वजह से न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ आपका क्या हो रहा है, जो आने वाले हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो लेके आ रहा है उनको भी टाइटली अपनी तरफ रिवेल कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी बहुत ज्यादा हाई होगी। आप ज्यादा आपको अगर तोड़ना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दूसरी अगर बात करें आपका डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो साइज आपका क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। यहाँ आपका न्यूक्लियस है, तो जब न्यूक्लियस अपने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को टाइटली ग्रैप नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि उसकी दूरी बढ़ गई है। ठीक है, आपका बड़ा हो गया है, एटॉमिक रेडियस बड़ा साइज का हो गया है, तो इस वजह से न्यूक्लियस अपने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ग्रैप नहीं कर पा रहा टाइटली। ठीक है, तो वो आने वाले हाइड्रोजन एटम को क्या टाइट ग्रैप करेगा, इस वजह से क्या हो गया, डाउन द ग्रुप जाओगे, एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आपकी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से आपकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट स्टेबल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज छोटा है। ठीक है, इस वजह से वो टाइटली ग्रैप करेंगे हाइड्रोजन एटम को, इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां स्ट्रांग होगी। आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, थोड़े टेम्परेचर से वो नहीं टूटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बेटा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, पहले आप ये समझो कि रिड्यूसिंग पावर होती क्या है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि एफिशिएंसी टू डोनेट हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने आपको हाइड्रोजन एटम डोनेट किया, तो आप क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, और मैं क्या हुई, मैं हुई रिड्यूसिंग एजेंट। मैं अपने हाइड्रोजन आपको दे रही हूं, मेरे अंदर आपको रिड्यूस करने की पावर है, दैट मीन्स मेरे अंदर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, मैं दूसरों को जल्दी जल्दी रिड्यूस कर सकती हूँ। कैसे, अपने हाइड्रोजन एटम को डोनेट करके। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर जो है टोटली डिपेंड करती है आपकी कि हाइड्रोजन डोनेटिंग कैपेसिटी पे। ठीक है, तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑनगोइंग डाउन reducing पावर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रही है, अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है, नाइट्रोजन स्मॉल साइज का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो उसके पास जो हाइड्रोजन आ रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली ग्रैब करेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां पे क्या होगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या नाइट्रोजन उस हाइड्रोजन को इजीली डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता। बट अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बिस्मिथ की हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, वीक बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाती है और इजीली आप उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे, जैसे ही थोड़ी सी बॉन्ड एनर्जी दोगे
वैसे ही वो बॉन्ड या मैं कहूँ वो हाइड्रोजन छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग पावर की, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाते हो बेटा, आपका रिड्यूसिंग पावर जो होती है, मतलब हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी वो इंक्रीज होती है। ऊपर वाले एलिमेंट जो है नाइट्रोजन, स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण टाइटली हाइड्रोजन एटम को टाइटली ग्रैब करेगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज हो रहा है, साइज आपका बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जब अपने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को टाइटली नहीं ग्रैब कर पा रहा, तो वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसीलिए हाइड्रोजन आसानी से थोड़ी सी एनर्जी देते, थोड़ी सी आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दो या थोड़ी बॉन्ड एंथैल्पी दो, वो तुरंत छोड़ के आपका चला जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बिस्मथ इजीली आपका हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, आपका रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज in atomic radius and decrease in bond strength। ठीक है बेटा, इसीलिए आपकी रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अगर बात करें बेसिक नेचर की, तो मैं ये दोनों मिटा देती हूं। ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर हम 6th प्रॉपर्टी यहां लिख लेते हैं, अब बेटा देखो, आपको पता है कि आपके क्या है, ये सारे ही जितने भी एलिमेंट है या जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, सबके ऊपर लोन पेयर है। इसीलिए हम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair they act as they are known as Lewis base। ठीक है, आपके लोन पेयर होने के वजह से उनको लेविस बेस कंसिडर किया जाता है। और आपको पता है लेविस बेस क्या करते हैं, अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, और यही आपका बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर मींस लोन पेयर जो डोनेट कर दे, इट मींस उसमें बेसिक नेचर ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, इसीलिए ये लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं, और इसीलिए क्या है आपका बेसिक नेचर यही बताता है कि वो एलिमेंट जिनके जो अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर दे, दैट मींस वो एलिमेंट बेसिक नेचर के ज्यादा है। तो बेटा अगर हम यहां बात करें कि आप जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे बेसिक नेचर आपका डिक्रीज होगा। इवन ये जो लास्ट के आपके 3 हाइड्राइड है, इनको बेसिक कंसिडर ही नहीं किया जाता, दे आर नॉट बेसिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर आपका क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करना। तो जैसे जैसे आपका क्या होता है, अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा NH4 आयन बनता है, तो वो अपने लोन पेयर्स शेयर करता है, लोन पेयर्स को डोनेट करता है। दैट मीन्स नाइट्रोजन के पास बेसिक नेचर है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण आपका क्या हो गया, वैलेंस शेल में जो s ऑर्बिटल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, और अनपेयर्ड होते ही इनमें टेंडेंसी क्या आ जाती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं ये। ठीक है, लोन पेयर्स डोनेट नहीं करते, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है बेटा, बट हमारा बेसिक नेचर लोन पेयर पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाले
एलिमेंट्स है जिनका साइज छोटा है, ठीक है, और दूसरी बात क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है आपका लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन वो प्रमोट होके भी आपका डी ऑर्बिटल, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है तो वो डी ऑर्बिटल में कहाँ जाएगा। तो इसके मैंने आपको कंपाउंड भी बना के दिखाया था ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपका क्या है, नाइट्रोजन अपने इन लोन पेयर को हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है और NH4 आयन बना लेता है, अमोनियम आयन बनाता है। तो नाइट्रोजन आपका स्मॉल साइज होने के कारण अपना लोन पेयर इजीली दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से क्या होगा कि अब लार्ज साइज पे आपका लोन पेयर का जो क्लाउड है वो डिस्ट्रीब्यूट है, तो प्रॉपरली आपका क्या होगा, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होने के कारण वो लोन पेयर जो है शेयर नहीं हो पाते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। या दूसरा हम रीजन कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण डाउन द ग्रुप आप जाते हो, शील्डिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है जिस वजह से आपका क्या हो रहा है, आपके ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें क्या है, आपका लोन पेयर डोनेट ना करके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इस वजह से इनकी बेसिसिटी नहीं होती, बेसिक नेचर नहीं होता। और अगर हम बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ आपका क्या है, मेटल है, और मेटल आपके क्या होते हैं, आपके मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना कि लोन पेयर डोनर, ठीक है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि बिस्मिथ आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लोन पेयर शेयर नहीं करता। तो बेसिसिटी बिस्मिथ की सबसे कम है, इवन ये बेसिक भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बिस्मिथ आपका क्या है, एसिडिक नेचर का है। दूसरी बात अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो आपको पता है कि बिस्मिथ आपका क्या है, हाइड्रोजन को इजिली डोनेट करता है। जो हाइड्रोजन डोनेट करे वो कैसे है, एसिडिक नेचर के होते हैं। बिस्मिथ आपका H पॉजिटिव या मैं कहूँ हाइड्रोजन डोनेट करता है, या हम कह सकते हैं कि बिस्मिथ आपका मेटालिक नेचर का है और मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ना कि लोन पेयर डोनेट करते हैं। इस वजह से बिस्मिथ जो है आपका क्या है, लीस्ट बेसिक नेचर का है, या हम इनको बेसिक ही कंसिडर नहीं करते, ठीक है। दोबारा से पढ़ो बेटा, दोबारा से इसको समझो कि बेसिक नेचर आपका होता है जब कोई सब्सटेंस अपने लोन पेयर्स को शेयर करे या डोनेट करे, दैट मीन्स वो सब्सटेंस कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। अब इन सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं इसीलिए हम इनको लेविस बेस कंसिडर करते हैं, बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ये बेसिक नेचर कम होता जाता है। और ये जो लास्ट के जो 3 हाइड्राइड्स है इनको बेसिक भी नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से आपके इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना कि लोन पेयर। लोन पेयर सिर्फ आपके ये एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है, लोन पेयर सिर्फ ये वाले शेयर करते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन हाइड्राइड का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो बेसिक नेचर आपका डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, और वी कैन से इट ड्यू टू इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। तो ये तो बेटा आपकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट ये तो आपकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हो गई, और हमने इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी भी आपकी देख ली। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन विद हैलाइड्स एंड ऑक्सीजन आएगी, वो टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ से क्लियर हो गई है। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।